So, ladies and gentlemen, I welcome you all, and we were doing cost of equity. Cost of equity को हम रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे. कॉस्ट ऑफ इक्विटी में हमने ये बताया था कि जैसे हम पहले कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कर चुके हैं, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कर चुके हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कर चुके हैं, तो इन दोनों में मेरे को सर के डी और के पी निकालना आसान था. क्यों आसान था? मेरे सामने ज्ञानी लोग बैठे. मैं जब केडी निकाल रहा था तो मैंने कहा था साहब मेरा मिनिमम जो खर्चा है वो इंटरेस्ट का है ही है. जब मैं केपी निकाल रहा था तो मैंने कहा था मेरा प्रेफरेंस का डिविडेंड मुझे देना ही देना है, चाहे कंपनी नुकसान में है तो भी क्यूमुलेट करके अगले साल इकट्ठा बांटती है. तो जब मैं दोनों की कैलकुलेशन कर रहा था और कॉस्ट निकाल रहा था प्रेफरेंस की और डिबेंचर्स की डेब्ट की, तो मुझे पता था कि मेरा इतना खर्चा है. और मैं जब यहाँ पे के ई पे पहुंचा हूं तो मुझे के ई पे नहीं पता साहब कि मेरा कितना खर्चा है, क्योंकि मुझे ना उस पे इंटरेस्ट देना है, ना मुझे इस पे ऐसा डिविडेंड देना है जो देना ही देना है, जो फिक्स्ड है. फ्लक्चुएटिंग होता है, कंपनी की मर्जी है, ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो ज्यादा दे देंगे, नहीं कमाएंगे तो हम नहीं भी देते. उसी की वजह से यहां पे मैंने कहा कि जो मेरा मोस्ट डिफिकल्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल है टू कैलकुलेट बिकॉज ऑफ नॉट नोइंग द एग्जैक्ट कॉस्ट टू बी पेड एज डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स. मुझे एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं पता है. इन केस ऑफ डेब्ट एंड प्रेफरेंस शेयर्स अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट इन डिविडेंड वाज नोन, जो मुझे यहां नहीं पता. बट इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स आर लेफ्ट ओवर पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स. बचा कुचा प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल रहा है विच इज नॉट फिक्स्ड. इसी वजह से मेरे एफएम में 5 मेथड्स अलग अलग बताए गए इक्विटी की कॉस्ट निकालने के लिए, दैट इज के ई. और यहां पे हम एक एक करके देखेंगे, क्योंकि अलग अलग चीजों में, अलग अलग मेथड्स में अलग अलग फैक्टर्स और अलग अलग एजम्पशंस हैं. मैंने पहले करा दिया है डिविडेंड विदाउट ग्रोथ मॉडल, जिसमें हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि कंपनी डिविडेंड तो दे रही है लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं है. वो एक ही मेरा सिर्फ डिविडेंड का मेरा वहां पे खर्चा है, उसमें ग्रोथ नाम की चीज ही नहीं है. इन्वेस्टर्स हैव सर्टेन मिनिमम एक्सपेक्टेशंस रिसीविंग द डिविडेंड्स. मेरा P0 मार्केट प्राइस है और मेरा यहाँ पे KE इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100. क्योंकि जब मैं कह रहा हूं कि मुझे डिविडेंड इन्वेस्टर्स को देना है तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरा डिविडेंड जो है, जो मेरा ग्रो नहीं करेगा वो देना है. और किस कंपैरिजन में देना है, P0 या नेट प्रोसीड, जैसे मैं पहले प्रेफरेंस में या डिबेंचर्स में लेता था. और यहां पे ये वाला फॉर्मूला तो ग्रोथ वाला है. यहां पे मेरा D1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100. अब मेरा यहाँ पे D1 और D0 अलग अलग है. जब मैं कहता हूं कि कंपनी डिविडेंड आज बांट रही है और जो अभी बांट चुकी है तो वो मेरा आज का डिविडेंड है, उसको मैं D0 से डिनोट करता हूं. लेकिन जब मैं कहता हूं अब बांटने वाली है ईयर एंड पे या अगले साल, तो वो मेरा D1 बन जाता है, उससे अगले साल D2 बन जाता है, उससे अगले साल D3 बन जाता है, फोर्थ ईयर का D4 बन जाता है. यही बात यहाँ पे है, सिंपल फॉर्मूला है. मेरे को यहाँ पे इसमें टाइम लगाना था और मैंने ये स्टार्ट करा दिया था. डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, इसमें क्या है कि कंपनी डिविडेंड तो दे रही है लेकिन वो ग्रो करता जाए. क्या हम यहाँ पे साथ में हैं? तो डिविडेंड जब दे रही है कंपनी, साथ में हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं. और यहां पे हमने कसम खाई थी कि जो ग्रोथ होगी वो फिक्स्ड होगी, क्योंकि एजम्पशन है यहां पे क्या लिखा है कि जब मेरा
सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे, द डिविडेंड ग्रोथ, द डिविडेंड कैपिटलाइजेशन विद ग्रोथ मॉडल ओनली अप्लाइज टू कंपनीज दैट पे डिविडेंड्स एज इट ऑल्सो एज्यूम्स, हम एज्यूम कर रहे हैं डिविडेंड्स विल ग्रो एट द कांस्टेंट रेट। मतलब मैंने कहा कि ग्रोथ है तो हर साल मेरी सेम ग्रोथ रहेगी। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरी ग्रोथ 5% है तो मेरी 5% से ही हर साल ग्रोथ होती रहेगी, ग्रोथ चेंज नहीं होगी। एजम्पशन है हमने कसम खा ली, ठीक है सर, हम कसम बहुत खा रहे हैं। इफ द डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ, इन्वेस्टर नॉट ओनली एक्सपेक्ट डिविडेंड, इन्वेस्टर डिविडेंड एक्सपेक्ट तो कर रहा है लेकिन रेगुलर ग्रोथ इन द रेट ऑफ डिविडेंड, क्योंकि मेरी टाइम वैल्यू ऑफ मनी से मेरा जो पैसे की वैल्यू है वो कम हो जाती है। डिविडेंड तो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है लेकिन कुछ उसके ऊपर ग्रोथ भी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पे मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको? फॉर्मूला तो मैंने ये बताया था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय P0 इन डिवाइडेड बाय P0 प्लस ग्रोथ। ये फॉर्मूला, इतना तो फॉर्मूला मेरा पहले वाले मॉडल का ही है, मुझे सिर्फ ग्रोथ पे चर्चा करनी है। और मैं ग्रोथ आपको एक बार बता चुका हूं जो आपको समझ नहीं आया था। अब मेरे को क्या देखना है कि जब मैं डिविडेंड, अब साथ में अब हम नई की बात शुरू कर रहे हैं, जब मैं यहां पे ग्रोथ की बात कर रहा हूं, मुझे सिर्फ ग्रोथ से लेना देना है साहब अभी कुछ समय के लिए, मुझे इससे ही लेना देना है। मैं ग्रोथ किसकी बात कर रहा हूं? डिविडेंड्स की बात कर रहा हूं, ग्रोथ इन डिविडेंड्स। ग्रोथ प्रॉफिट में थोड़ी ना है, डिविडेंड्स की है, ठीक है सर। अब जब मैं कह रहा हूं कि ग्रोथ में है, ग्रोथ मेरी जो डिविडेंड्स की है, उससे पहले कुछ टर्म्स मैंने आपको क्लियर किए थे लास्ट क्लास में कि जो मेरा D0 है वो आज का डिविडेंड है। जब मैं D1 कहता हूं, अगर मुझे क्वेश्चन आज का डिविडेंड बता दे और मुझे ग्रोथ भी बता दे, अगर मेरी किस्मत अच्छी है 5% सपोज करो, तो मैं आज की ग्रोथ रेट लेके उसमें प्लस ग्रो 1+G कर दूंगा तो मेरा नेक्स्ट ईयर का निकल आएगा। सेकेंड ईयर का मैं कैसे निकाल सकता हूं? जो D1 आया उसमें मैं ग्रोथ रेट ऐड कर दूंगा तो निकल जाएगा। और एज ऑन अगर मैं D10 निकालना चाहता हूं तो 9th ईयर में मैं ग्रोथ ऐड कर दूंगा तो 10th ईयर का निकल जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ग्रोथ रेट मेरा फिक्स्ड है, हर साल सेम रहे, कांस्टेंट है। और इसमें जब ऐड करना है तो प्रीवियस ईयर का लेना है, ठीक है। यहां तक हम पहुंच गए थे। अब मैंने कहा सर जब मैं ग्रोथ की बात कर रहा हूं तो मेरी अगर किस्मत अच्छी है तो क्वेश्चन कह देगा कि आपका ग्रोथ का परसेंटेज ये है और आप फॉर्मूला लगाइए, अपना कैलकुलेटर चलाइए, आंसर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। लेकिन अगर मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, ठीक ठीक है, क्योंकि बुरी हमारी किस्मत होती नहीं है, तो हमारी अगर किस्मत ठीक ठीक है तो हमको ग्रोथ का परसेंटेज खुद भी निकालना आ सकता है। अब मैं इसके बारे में जब ग्रोथ रेट के बारे में बता रहा था, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अभी ग्रोथ पे ही हूं, क्योंकि बाकी का फॉर्मूला तो मैंने समझ रखा है पहले वाले मॉडल में। जब मैं ग्रोथ रेट की बात कर रहा हूं तो मैंने ये कहा कि ग्रोथ रेट हम कैसे बना सकते हैं साहब? ग्रोथ हम ऐसे निकाल सकते हैं कि जब मैं रिटेंशन रेशियो की बात करता हूं और रेट ऑफ रिटर्न जितना उस पे मेरे को मिल जाए तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा ग्रोथ रेट निकल जाता है। इसके दो तरीके हैं समझने के, एक है रट्टा लगा लो क्योंकि ऐसे ही होता आ रहा है और ऐसे ही होता रहेगा। दूसरा है समझने का प्रयास करते हैं, हम समझने का प्रयास करें। हम जब कह रहे हैं कि जब मैं ग्रोथ की बात कर रहा हूं, ग्रोथ की जब मैं बात कर रहा हूं तो ग्रोथ मेरा बिजनेस में डिविडेंड्स के लिए है। और जब मैं यहां पे डिविडेंड्स की बात करता हूं तो मैं इसके साथ एक और चीज बता चुका हूं कि जब मेरी अर्निंग्स होती हैं तो अर्निंग्स या तो मैं डिविडेंड्स में बांट देता हूं या मैं उसको बिजनेस में रिटेन कर लेता हूं। कोई नई बात नहीं बोली मैं।
जब मैं डिविडेंड्स बांट देता हूं तो मेरा उसके लिए डिविडेंड पर शेयर निकल जाता है, और मैं जब डिविडेंड बांट रहा हूं डीपीएस के हिसाब से, और मैं इसी की ही तो ग्रोथ की बात कर रहा हूं। इसके लिए मैंने आपको रिटेंशन के लिए यहां पे कुछ बातें बताई थी कि जो ये मेरा रिटेन्ड अर्निंग्स है, रिटेंशन है, वो क्या है साहब? द फर्म डिसाइड्स टू रिटेन अर्निंग्स एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इन्वॉल्व। जब मेरा बिजनेस में अर्निंग्स को रिटेन कर लिया जाता है तो मेरी उसमें कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। वो कॉस्ट क्या है कि जब मेरा बिजनेसमैन बिजनेस में जब मेरा रिटेंशन करेगा तो वो ये देखेगा कि मेरे शेयर होल्डर्स को कुछ नुकसान हुआ है। क्या नुकसान हुआ है? क्योंकि जब मेरा बिजनेस में मेरा डिविडेंड्स नहीं देके बिजनेस में रिटेंशन होके बिजनेस में प्रॉफिट्स को रिटेन कर लिया जाता है, तो वही प्रॉफिट्स मेरा अगर शेयर होल्डर को दिया जाता तो वो शेयर होल्डर के हाथ में आता, और वो शेयर होल्डर के हाथ में जब आता तो शेयर होल्डर भी कुछ उसको इन्वेस्ट करके बैंक में एफडी करा के पीपीएफ में डाल के कुछ उस पर कमा लेता। तो जब भी मेरी रिटेंशन की बात है तो उसमें कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व है। अब मजे की बात यह है साहब, क्या मजे की बात है? यहां तक क्लियर है सारी बात? कोई डाउट है तो बताइए। ठीक, अब यहां पे क्या लिखा था मैंने कि शेयर होल्डर्स could have received in the earnings as dividends and invested the same in the alternative investments of comparable risk to earn a return। यही बात मैंने आपको बोली कि अगर मेरा रिटेन नहीं होता तो शेयर होल्डर के पास जाता, क्योंकि दो ही विकल्प है साहब प्रॉफिट के, या तो शेयर होल्डर्स को बांट दो या तो बिजनेस में रिटेन कर लो। So, irrespective of whether the firm raises the equity finance by retained earnings or additional cost of retained earnings, हमेशा हम KE और KRE बराबर मानते हैं। ये मैंने एक नॉर्मल बात कही थी कि KE और KRE इसलिए हमारा बराबर होता है। जब हम KRE करेंगे तो इसके बारे में और चर्चा करेंगे। अब मैं वापस आ चुका हूं इस फॉर्मूले पे क्योंकि मैं ग्रोथ समझ रहा हूं। मैं फिर से कर रहा हूं, मैं ग्रोथ निकाल रहा हूं। ग्रोथ मैंने कहा था रिटेंशन रेशियो इनटू रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स। अगर मेरे को क्वेश्चन ग्रोथ मांगेगा तो मुझे ये चीजें मल्टीप्लाई करके निकालनी। अब मैं इसको क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं? रिटेंशन रेशियो का मैंने पिछली क्लास में आपको क्या बताया था? बताया था कुछ रिटेंशन रेशियो का। बिल्कुल, यहां लिखा है रिटेन प्रॉफिट्स, उसको मैं रिटेन अर्निंग्स कहता हूं, और उसी के हिसाब से मेरा रिटेंशन रेशियो निकलता है। जैसे कि एग्जाम्पल में प्रॉफिट्स मेरे 100 हैं, डिविडेंड मैं उसमें से 20% बांट रहा हूं, तो मेरा रिटेंशन रेशियो 80% बन जाता है। बेसिक बात है, प्रॉफिट्स मेरे 100 है, डिविडेंड मेरा 50% का, रिटेंशन रेशियो अगर 50% का है तो बचा कुचा डिविडेंड बन जाता है। तो रिटेंशन रेशियो को मैं रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इसमें मैं इस फॉर्मूले में वापस आता हूं। अब मैं यहां पे कह रहा हूं कि मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी किस मॉडल से निकालनी है? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से, जिसमें मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि डिविडेंड मेरा बढ़ रहा है और कॉन्स्टेंटली ग्रो करेगा। अब मैंने सारे कंसेप्ट आपको बता दिए हैं। अब मैंने ये कहा कि ग्रोथ रेट अगर क्वेश्चन आपको बता दे तो ये ऐसे है, वैसे बता दे तो अपने आप ले लीजिए, नहीं तो हम निकालेंगे। अब ग्रोथ रेट में हमको ये देखना होता है, ग्रोथ रेट पे हमको किस पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रोथ लेनी है? डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से।
मुझे ग्रोथ डिविडेंड की देखनी है, प्रॉफिट्स की नहीं देखनी। डिविडेंड ग्रो कर रहा है। मैंने यहां पे एक बात आपको कही इस पैराग्राफ में कि जब मेरा डिविडेंड बढ़ता है, जब मेरा डिविडेंड बढ़ता है तो रिटेन अर्निंग्स नहीं हो पाता, और जब मेरा रिटेन अर्निंग्स होता है तो डिविडेंड नहीं बढ़ पाता। जब मेरा डिविडेंड नहीं बढ़ रहा, रिटेन अर्निंग्स हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि शेयर होल्डर को नुकसान लॉस हुआ है, शेयर होल्डर्स को लॉस हुआ है। और शेयर होल्डर्स का लॉस सिर्फ उस डिविडेंड के लिए नहीं है, उसके ऊपर वो कितना रिटर्न कमा सकता था उसके लिए भी। तो यहां पे जब हम ग्रोथ रेट कैलकुलेट करते हैं तो ये एज्यूम करके करते हैं कि जो ग्रोथ रेट हम डिविडेंड्स को बढ़ा के दे रहे हैं हर साल, आने वाले साल में इतना ग्रो करेगा। तो वो ग्रो इस हिसाब से करेगा कि अगर मैं वो डिविडेंड आगे वाले सालों में बढ़ा के दूंगा तो उतना ही मेरा रिटेन प्रॉफिट्स नहीं दिया जाएगा। अगर मैं 10% से डिविडेंड बढ़ाने की बात करता हूं तो इसका मतलब यह है कि जितना मैं रिटेन अर्निंग आज कर रहा हूं उससे 10% कम अगले साल करूंगा, उससे 10% कम अगले साल करूंगा। तो जब मैं उतना 10% कम करूंगा तो उसके हिसाब से मेरे को यह कंसेप्ट लगाना है कि जो मेरा ग्रोथ है, जितना भी मेरा ग्रोथ से मैं जितना भी परसेंटेज बढ़ा रहा हूं डिविडेंड का, उतना ही परसेंटेज मेरा रिटेन्ड अर्निंग से कम हो रहा है। तो जितना भी मेरा रिटेन्ड अर्निंग से कम हो रहा है उतना ही मेरा शेयर होल्डर के पास पैसा जा रहा है, और जितना भी मेरा शेयर होल्डर के पास पैसा जा रहा है उतना ही मेरा वो शेयर होल्डर कुछ रिटर्न कमा ले। उसी हिसाब से ये फॉर्मूला बना हुआ है कि जितना भी ग्रोथ रेट में डिविडेंड की बात कर रहा हूं, मैं उतना रिटेन प्रॉफिट हूं। मैं बी क्या है, मेरा रिटेन्ड अर्निंग्स है। बी मेरा यहां पे रिटेंशन रेशियो है। जितना भी मैं आने वाले टाइम में रिटेंशन रेशियो करने वाला हूं और जितना भी मैं उस रिटेंशन पे कमाने वाला हूं उतना में मेरा ग्रोथ रेट आ जाएगा। और वो ग्रोथ रेट अगर मैं डिविडेंड में ऐड कर दूंगा तो मेरा यहां पे डिविडेंड विद ग्रोथ आ जाएगा, क्योंकि मैं ये मान रहा हूं कि डिविडेंड्स देंगे तो शेयर होल्डर उतना कमाएगा, और नहीं देंगे तो रिटेंशन के साथ इतना मेरा उस पर रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न आ जाए। तो हम दोनों को बराबर मान रहे हैं। क्या कुछ कुछ समझ आया है? पिछली क्लास से थोड़ा सा और क्लियर हूं। तो ग्रोथ इग्नोर्ड। तो पहले वाला मॉडल माइनस में, ग्रोथ इज नेवर इन माइनस ना, वो तो आपकी अंडर परफॉर्मेंस है। तो वो क्वेश्चन अगर आपको बताएगा तो वो भी आपको कंसिडर करना है। हाँ, वो भी इंक्लूड नहीं होएगा, वो कॉस्ट का पार्ट थोड़ी ना। हाँ, वो तो रिस्क की बात आ गई। रिस्क की बात हम आगे करेंगे। दो तरीके के रिस्क होते हैं, सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक। नहीं, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं है। इज राइट। ठीक। ग्रोथ, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। मैंने यहां पे मैंने यहां पे एक दो बातें और आपको बताई थी कि जो मेरा इस मॉडल की बात है उसमें जितना भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आता है इज ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रोथ रेट। ये भी मेरा इस मॉडल का एजम्पशन है कि मेरी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ग्रोथ से बड़ी नहीं, ग्रोथ से हमेशा बड़ी होगी। इतनी ग्रोथ नहीं हो सकती कि मेरा के कम हो जाए। उसके बाद मैंने एक और बात बताई थी कि एक्सटर्नल फाइनेंस इज नॉट अवेलेबल। ये एजम्पशंस हैं। जैसे कि मेरा ग्रोथ रेट कांस्टेंट रेट पे है, एक और एजम्पशन क्या है कि ग्रोथ जो है कांस्टेंट है। ठीक है, समझ आई बात? कहने का मतलब ये है लेमैन लैंग्वेज में
जितना भी मेरा डिविडेंड ग्रो कर रहा है उस हिसाब से कर रहा है दिमाग चला के कि अगर मैं वो डिविडेंड नहीं देता, क्योंकि मैं आने वाले साल में अगर डिविडेंड ग्रो की बात कर रहा हूँ तो मेरा रिटेंशन कम होएगा, रिटेंशन कम होएगा तो रिटेंशन कम होके मेरा डिविडेंड बढ़ेगा। और मैं जब ये बात कह रहा हूँ कि जब रिटेंशन जब मेरा होता है तो मेरे शेयर होल्डर को नुकसान होता है, सॉरी नुकसान होता है, शेयर होल्डर को नुकसान होता है, सॉरी। तो जितना नुकसान शेयर होल्डर को होगा उतना हम उसका वहां से यहाँ पे डिविडेंड में ग्रोथ करते जाएं। एक चीज बढ़ गई, दूसरी कम हो गई, दूसरी बढ़ गई, वो कम हो गई, इस हिसाब से समझना। ठीक, चलो इक्विटी की कॉस्ट हम निकाल रहे हैं। पिछली क्लास में ये शायद ग्रोथ का पॉइंट समझ नहीं आया था, आया था तो थोड़ा कम समझ आया था। तो यही बात होती है, जब हम एक बार इस चीज को समझते हैं तो थोड़ा सा क्लैरिटी कम आती है। जब हम इसके ऊपर और टाइम लगा के थोड़ा सा और इसमें इन्वेस्ट करते हैं टाइम, तो और क्लियर हो जाती है। जैसे आज आपने डेफर्ड टैक्स का नया कंसेप्ट पढ़ा, हम अगली क्लास में और उसके ऊपर एग्जाम्पल करेंगे और चर्चा करेंगे तो और दिमाग खुल जाए। तो कोई भी नई चीज होती है और अगर 100% क्लियर नहीं होती है तो घबराना नहीं है, ये नॉर्मल बातें हैं, हमारा ह्यूमन माइंड ऐसे ही काम करता है। ठीक, चलो हम आगे बढ़े। ग्रोथ रेट का हमने फॉर्मूला समझ लिया, नेट प्रोसीड्स मेरे एनपी ही होते हैं और मेरा डिविडेंड एट द एंड जो मेरा D1 होता है नेक्स्ट ईयर, वो इस अभी का डिविडेंड और उसमें भी ग्रोथ हम ऐड कर देते हैं। D5 अगर मैं निकालना चाहूं तो D4 1 + G। ये वाली बात मैंने पिछली क्लास में बता दी, अपने आप क्यों भाग रहा? यहां पे भी अगर कोई कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा है, जैसे हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड पे CDT की मैंने बात करी जो अबॉलिश हो गया है, वैसे ही हमारा इक्विटी डिविडेंड पे भी CDT लगता था पहले, यस और नो? 2020 से अबॉलिश हो गया है। अगर उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन होगी तो हम यहाँ पे 1 + CDT जैसे पहले करते थे वैसे करेंगे, प्लस यहाँ पे हम ग्रोथ लेंगे। ग्रोथ मेरा रिटेंशन, और उस रिटेंशन पे कितना हम रिटर्न कमा सकते हैं वही मैंने आपको समझाया। और यहाँ पे रिटेंशन का एक और फॉर्मूला है, अगर मैं अर्निंग्स पर शेयर से डिविडेंड्स पर शेयर माइनस कर दूं तो मेरी क्या बन जाती है, मेरी अर्निंग्स टोटल जो मैं है, अर्निंग्स को मैं कह रहा हूं कि अर्निंग्स या तो मेरी डिविडेंड बटेगा या रिटेंशन होगा। अगर मैं अर्निंग्स में से अर्निंग्स पर शेयर निकाल लूं, हर शेयर की पर शेयर निकल जाती है, टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अर्निंग्स पर शेयर से मैं डिविडेंड पर शेयर निकालूं तो मेरा रिटेंशन पर शेयर आ जाएगा, और मैं रिटेंशन की परसेंटेज निकालूं तो EPS माइनस DPS डिवाइडेड बाय EPS, क्योंकि मेरा EPS मेन है, इनटू 100 करूंगा तो भी मेरा रिटेंशन आ जाएगा। रटना कुछ नहीं है। ठीक, क्वेश्चन किस हिसाब से इंफॉर्मेशन देता है हम वो फॉर्मूला लगाएंगे। R क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स। क्वेश्चन नंबर, ये एग्जाम्पल मैं करा चुका हूं। आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन करें, क्या हम यहां तक पहुंच चुके हैं? क्या ये सारे क्वेश्चन हम होमवर्क में कर सकते हैं? हाँ सर, हम कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगना है। इक्विटी शेयर्स आर करंटली सेलिंग एट ₹60, P0 आज का 60 रुपए का है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड आने वाला टाइम में टू पे अ डिविडेंड, मतलब D1 मेरा ये है, एक्सपेक्टेड है, विद ग्रोथ रेट ऑफ 8%। फाइंड आउट द रेट ऑफ रिटर्न।
के ई इज इक्वल टू d1 divided by p0 plus g. d1 is what? Oh, sorry. d1 is 3. 3 by 60 plus 8% will give me what? Into 100 भी करेंगे. परसेंटेज में क्या आता है? 13%. 8 को आप 0.08 भी लिख सकते हैं और फिर परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर सकते हैं. 13% आंसर है. अगला क्वेश्चन कौन करेगा? हम्म खुद करने की कोशिश करिए. यहाँ पे नो ग्रोथ वाला फॉर्मूला लगेगा. डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रोथ एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 18%. इसमें डिविडेंड विदाउट ग्रोथ, इसमें डिविडेंड विद ग्रोथ, दोनों फॉर्मूलेस लगेंगे. क्या आंसर आ रहा है? बिल्कुल. कोई पूछने की बात? इंट्रिंसिक वैल्यू बता दीजिए. इसमें एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए एक मिनट. जहां तक पहुंचे रुक जाइए. मुझे एक चीज और बतानी है. इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है P0. सब यहां पे वापस, इसके बाद जाएंगे वहां पे. मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू अगर क्वेश्चन पूछ ले, या प्राइस पूछ ले आज का, या नेट प्रोसीड्स पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तो मैं जानता हूं के ई इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस जी. ये मेरा फॉर्मूला है. अगर मैं इसमें P0 निकालना चाहता हूं तो क्या मैं निकाल सकता हूं? मैं के ई, मैं फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं. के ई को मैं यहां से मैं इधर जी ले गया. के ई माइनस जी D1 डिवाइडेड बाय P0, और मेरा यहां पे P0 इधर चला गया, तो ये मेरा क्या बन गया? D1 के ई माइनस जी. ये फॉर्मूला लगा, डिराइव्ड वहीं से हुआ है. ठीक. कोई डाउट है इसमें? प्राइस भी पूछ सकता है. उस एग्जाम्पल में प्राइस ही पूछ रहा है. अब वो एग्जाम्पल करेंगे. इंट्रिंसिक वैल्यू प्राइस होती है, प्राइस ही है. ये आप लिख सकते हो. फॉर्मूला मैंने के ई वाले से ही डिराइव कर दिया. क्या कोई डाउट है बेटा? ज्यादा चर्चा करने वाले बच्चे अगली क्लास से बाहर जाएंगे, हाथ खड़े करके खड़े रहेंगे. मैंने देखा ही नहीं कुछ. मैं एक मिनट क्वेश्चन देख लूं. इन्वेस्टर वांट्स टू इन्वेस्ट. क्वेश्चन साथ साथ पढ़ेंगे जब बच्चे आगे भागने की कोशिश करते हैं. अच्छा. An investor want to invest in equity shares of PKN Limited. The company last EPS was 50 per share. Earning per share है and dividend payout ratio is 40%. क्या डाउट है इसमें? The required rate of return is 20%. Intrinsic value बता दीजिए. अब मेरा 20% के ई है. क्या फिर से बोलो? मेरे को यहां पे डिविडेंड का पे आउट रेशियो दे रखा है. ठीक है, मेरे ध्यान से बात सुनो.
जब मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो है 40%, तो दैट मीन्स माई रिटेंशन रेशियो इज इक्वल टू 60%। इसमें कोई डाउट है? 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो, 60% मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो है। अब मुझे क्या चाहिए साहब? D1 भी तो चाहिए। मुझे डिविडेंड पे आउट का रेशियो दे रखा है, मुझे डिविडेंड थोड़ा ना बताया है। अब D1 मेरा EPS 1 माइनस रिटेंशन से भी निकल जाता है, ये अलग बात है। इसमें इसको हाईलाइट करेंगे। जब मेरे पास अर्निंग्स पर शेयर 50 की है और मेरे पास ये पता है कि अर्निंग्स की मैं दो भागों में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं, या तो डिविडेंड या तो रिटेन अर्निंग्स, तो मेरा जब अर्निंग्स में से 1 माइनस रिटेंशन रेशियो, तो ये मेरा निकल जाता है 20 रुपए। या मैं ऐसे भी कह दूं ईपीएस को मल्टीप्लाई कर दूं डिविडेंड पे आउट रेशियो से। मैं ईपीएस को 50 रुपए के ईपीएस को डिविडेंड पे आउट रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूं, तब भी 20 रुपए आता है। कोई दिक्कत है? आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो या ये वाला लगा लो, बात वही है। मेरा 20 रुपए का डिविडेंड इसमें आता है। हाँ जी, हाँ जी। बेटा 40%, हाँ, तो 40% हम अर्निंग्स का लेंगे ना, अर्निंग्स का लेंगे, क्योंकि अर्निंग्स की मेरी बाइफ्रिकेशन हो रही है ना, डिविडेंड्स में या रिटेन में। मुझे रेशियो दे दिया ना, या तो रेशियो में बताएगा या तो अमाउंट में बताएगा, यही तो कंफ्यूजन है। कौन सा? D1 इज इक्वल टू EPS 1 माइनस रिटेंशन। 1 माइनस रिटेंशन, एक मिनट रुको, मैंने लिखा, क्या लिखा इधर? D1 जो है, ये नया फॉर्मूला मैंने बता दिया साहब, ये नोट्स में नहीं है, आप नोट कर सकते हैं। 1 माइनस रिटेंशन, 1 माइनस रिटेंशन को मैं कह सकता हूं डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो D1 इज इक्वल टू EPS इंटू DPR भी हो जाएगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो। ये क्यों हुआ, समझ आ रहा है? अरे आपका दिमाग तो खूब चल रहा है, पीछे वाले कंफ्यूज बैठे हैं। ये क्या हो गया? कंफ्यूज वो बच्चे होंगे जो दिमाग नहीं चलाएंगे, फॉर्मूला रटने पे आ जाएंगे। इसमें मैंने कोई भी नई बात नहीं बताई। जो बच्चे ने कंसेप्ट समझा है वो आराम से इसको कैच कर जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? अरे बस, मुझे क्वेश्चन जिस हिसाब से इंफॉर्मेशन देगा, मेरा दिमाग उस हिसाब से चलना चाहिए साहब। क्वेश्चन इतना आसान नहीं आएगा कि आपने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, इज इक्वल टू किया, यस आगे बढ़ जाओ। दिमाग तो चलाना पड़ेगा, तभी मैं कंसेप्ट्स में, फॉर्मूलेज में इतना टाइम लगा रहा हूं। ठीक है, ये आगे अब बढ़े। मेरा वेर देर इज नो ग्रोथ, जब ग्रोथ नहीं है तो P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय KE। D1 मेरा क्या आता है? 20 परसेंटेज, मेरा 20% दे रखा है, तो मेरा ये 100 रुपए आ जाता है। अजीब अजीब सी शक्लें बन रही हैं।
साहब मैं यहाँ पे P0 इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल रहा हूं। मैंने नीचे आपको बता दिया कि इंट्रिंसिक वैल्यू को मैंने फॉर्मूला P0 को यहां से डिफाइन किया इधर, ठीक है। और जब मेरी ग्रोथ ही नहीं है, जब ग्रोथ है तो मेरा ये फॉर्मूला है, जब मेरी ग्रोथ ही नहीं है तो मेरा क्या फॉर्मूला है? P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय KE। ग्रोथ ले लो आप, जीरो ले लो, ठीक है। बच्चों को अब छुट्टी चाहिए। चलो ये लास्ट करते हैं। डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 18%। P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। D1 इज इक्वल टू 20 रुपीज, KE मेरा 20% है, मैं 0.20 लिख सकता हूं। ग्रोथ मेरा कितना है? क्वेश्चन में कहां दे रखी है ग्रोथ? अच्छा ग्रोथ 18% है तो सही, सेकेंड पार्ट में दे रखी है अलग से। फर्स्ट पार्ट में जीरो लेंगे, फर्स्ट पार्ट में जीरो लेंगे तो ये मेरा आ जाता है क्या? इसमें एक और पॉइंट है साहब जहां पे बच्चा गलती करता है। मेरे को यहां पे एक और चीज देखनी है। क्या डाउट है बताओ दोस्त? स्टेप वाइज करा दें। कहां तक आपको समझ आया, कहां तक नहीं आया? हाँ ठीक है। बेटा रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स तो वो के तो होगा। मैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट से कितना मैं रिटर्न कमा रहा हूं? बेटा इक्विटी इन्वेस्टमेंट से मैं कितना रेट कमा रहा हूं, दैट इज माय के। मैं यहां पे वापस आ रहा हूं, मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं। इतना कंफ्यूज हो गए यार तुम लोग। मेरा यहां पे शुरू से करते हैं क्वेश्चन। इन्वेस्टर वांट्स टू इन्वेस्ट इन द इक्विटी शेयर्स द कंपनी लास्ट ईपीएस। मैं ईपीएस यहां पे लिख रहा हूं, बच्चों जैसे पढ़ाना पड़ता है आपको। ₹50 पर शेयर। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मेरी इक्विटी इन्वेस्टमेंट से है 20%, के मेरी 20% है। मेरे को P0 निकालना है, इंट्रिंसिक वैल्यू। ये नोट करेंगे साथ साथ। अब मेरा पहला पार्ट कहता है नो ग्रोथ इन डिविडेंड, ठीक। जब मेरा ग्रोथ ही नहीं है तो P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय KE। क्योंकि मैं माइनस G करूंगा तो जीरो हो जाएगा, कोई उसका फायदा नहीं। अब मैं यहां पे डिविडेंड, और क्या मेरे को इंफॉर्मेशन है? डिविडेंड पे आउट रेशियो मुझे दे रखा है 40%। जब मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% है, दैट मीन्स कि मेरा डिविडेंड पर शेयर, जिसको मैं D0 कहता हूं, वो क्या हो जाएगा? 40% अर्निंग्स का। क्योंकि मैं अर्निंग्स को, मैं कसम खा के कह रहा हूं कि अर्निंग्स को या तो मैं डिविडेंड में बांटूंगा या रिटेन अर्निंग्स में बांटूंगा। अब मेरा डिविडेंड पर शेयर क्या हो जाएगा? अर्निंग्स मेरी 50 रुपए की पर शेयर है और डिविडेंड मेरी ये है, तो मेरी 20 रुपए पर शेयर क्या हो जाएगा? डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। दिस इज माई D0। अब मैं यहां पे D0 और D1 को एक क्यों मान रहा हूं? ये मेरा D0 आया है और ये मेरा D1 है। क्यों? क्योंकि मेरी ग्रोथ ही नहीं है। दिमाग चलाओ ना यार, बादाम खा के। जब मेरा 20 रुपए यहां पे आ गया और 20% मैं इससे डिवाइड कर दूं तो मेरा यहां पे 100 रुपए आ गया। अब समझ आया आपको? अब अच्छी शक्ल बन रही है। हाँ अब ठीक है साहब। अब मेरा सेकंड पार्ट क्या कहता है? द डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 18%। क्योंकि मैं कह के आया हूं डिविडेंड विद ग्रोथ मॉडल में कांस्टेंट रेट से ग्रोथ होती है साहब। जब मेरी कांस्टेंट ग्रोथ है 18% से मेरी हर साल ग्रोथ होगी, तो कहने का मतलब क्या है? मुझे P0 बता दीजिए। D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। फॉर्मूला समझ आता है?
ठीक है, अब मेरे को यहां पे D1 भी अलग से निकालना पड़ेगा क्योंकि D0 1+G होता है साहब। ये मेरा जो 20 रुपए आया है ये D0 था, 20 रुपए में मैं क्या ऐड करूंगा, 18% ऐड करूंगा। D1 विल नॉट बी इक्वल टू D0 बिकॉज D1 में मेरी ग्रोथ है। D1 में मैं 20 रुपए में 18% ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा, 23.60 रुपीस आता है। कैलकुलेटर चलाना आता है, नहीं आता है, 23.6 रुपीज आता है। अगर मैं 20 रुपए में 18% ऐड कर देता हूं, ये मैंने क्यों किया, क्यों इसलिए किया क्योंकि D0 जो है वो मेरा 20 रुपए आ चुका है डिविडेंड पर शेयर, और मैंने यहां पे इसलिए नहीं किया क्योंकि यहां पे ग्रोथ ही नहीं है, और यहां मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब मेरी ग्रोथ है तो मेरा जो डिविडेंड है वो भी तो 18% से बढ़ेगा। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब यहां पे मैंने D1 आ गया 23.60, KE मेरा क्या है क्वेश्चन में 20% है, और मैं यहां पे 18% इसको लेके चल रहा हूं। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आता है, 1180 इज राइट, दिस इज माय प्राइस। अब बोलो बच्चों, जैसे समझा दिया आपको, अब कैसी शक्लें बन रही हैं? अब कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है, दिमाग चलाना है, बेसिक चीजें वही हैं। हम गुजारिश करेंगे कि अपना हाथ और कैलकुलेटर चलाएं, फोटो ना खींचें। क्योंकि एग्जाम में हाथ और कैलकुलेटर ही चलाना है, ठीक है? यहां तक ही करते हैं, इसको रिवाइज करके आइए। मैंने डिविडेंड ग्रोथ मॉडल ऑलमोस्ट करा दिया है, ऑलमोस्ट खत्म है। इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस मैं और कराऊंगा, टू मेक यू मोर क्लियर, आपकी प्रैक्टिस के लिए। मैंने आपको बेसिक चीजें डिविडेंड ग्रोथ मॉडल की करा दी हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।